कहते हैं मैं हूं कामरान शाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बल्कि एक दो दिन पहले जो अबूरी हुक्मनामा सुनाया कराची के हवाले से, कराची बदमनी केस के हवाले से, और उसमें जो बातें हुई आपको बाद बताऊंगा। लेकिन कराची में अगर आप कभी जाएं, जो लोग वहाँ नहीं गए, तो उनको इल्म होगा कि लिसानियत की बुनियाद पर जो है वो किस तरह मोहल्ले आपस में बटे हुए हैं। और डेंजरस बात यह है कि मोहल्ले से मोहल्ला आपस में बिल्कुल करीब करीब है। एक तरफ उर्दू स्पीकिंग है तो दूसरी तरफ जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लोग बसते हैं, और उनके दरमियान हल्की सी भी जो टेंशन होती है अगर हो जाए, और जो होती रहती है, तो वो फिर बड़े करीब से एक दूसरे से आप दुश्मनी जो है उसका हक अदा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में पिछले 4-4.5 साल में ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये बुरी तरह नाकाम हुई इस लिसानियत को ख़त्म करने में, इस लिसानियत की बुनियाद पर टारगेट किलिंग को ख़त्म होने में। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कहा गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MQM में मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो टारगेट किलिंग, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्टेप बढ़कर तालिबान के हवाले से कहा, हुकूमत की इनएफिशिएंसी को दोबारा फोकस किया कि तालिबान दहशतगर्द फिर रहे हैं, पैरोल पे लोग रिहा हुए हैं और वो टेररिस्ट हैं जो कराची की सड़कों को खून से रंग रहे हैं। ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है इस पोजीशन पे, हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये हुकूमत जो है अब एंड पर है और 4.5 साल में कराची के लोगों को एटलीस्ट कराची की बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने भत्ता से और टारगेट किलिंग से निजात नहीं दिलाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारे सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं उसके, आप देख सकते हैं। तालिबान के मसले पर पुलिस और दीगर इदारे संजीदगी से असर लें, एक्शन लें, तारकीन वतन कराची से निकलने के लिए संजीदगी से इकदाम किए जाने चाहिए, पैरोल पर रहा किए गए अफराद को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। इस तरह की बातें की हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। और आज के इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम करता हूं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, सेक्रेटरी नशरियात PMLN के, आपको बहुत वार्म वेलकम मुशाहिद साहब। लाहौर स्टूडियो में मौजूद नबील गबूल साहब हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका ताल्लुक कराची से है, आप कराची के मामलात में भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ऊपर आज सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात जो हैं सिंध के, वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब शर्जील मेमन साहब ने बहुत ही हमले किए, बड़े ही स्ट्रेट वे। उन्होंने कहा जी जो लोग रिहा किए गए, जो टेररिस्ट हैं, जो कातिल हैं, ये इन्होंने किए। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, सबसे पहले आप जो मेन अपोजिशन पार्टी हैं, आप क्या हुआ कि 4.5 साल में ये हुकूमत अलाइज भी थे, सब लोग हुकूमत में भी थे, फिर भी खून बहता रहा कराची की सड़कों पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि खून जो है वो एक तो बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है, और ख़ास तौर से ये जो गरीब और मिस्कीन जिसको ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को है, उसका खून तो बहुत ही अर्जा हो गया है, और ज़्यादातर बेचारे मरते भी यही लोग हैं। हुआ जो है ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक स्टेज ऐसी थी 85 तक कराची में कोई लड़ता नहीं था आपस में, मैन हैंडलिंग नहीं करते थे। अचानक उसके बाद जो तब्दील हुई सूरत हाल, और फिर होते होते ये यहाँ तक पहुँचा है सारा मामला कि बिगड़ती इसलिए गई कि जो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें आईं उसमें एक हुकूमत, ख़ास तौर से हमारी हुकूमत को छोड़ के, हमने खासा सीरियस इस पर न सिर्फ एक्शन किया था बल्कि उसके नताइज भी बरामद हुए थे। अदरवाइज़ यानी कि परवेज़ मुशर्रफ का पिछला पूरा दौर आप देख लें, और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे बड़ी उम्मीदें थी। परवेज़ मुशर्रफ से तो इसलिए कोई नहीं थी कि वो एक डिक्टेटर था और अपने इक़्तिदार को जायज़ करार देने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंप्रोमाइज़ किए थे जिसका मुल्क को नुकसान होना था, और हमेशा डिक्टेटरों के दौर में यही होता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत एक बड़ी लोगों की तमन्नाएं थी कि ये आई है, ये जमहूरी हुकूमत है, तो ये कुछ न कुछ नाकाम क्यों हुए? नाकाम इसलिए हुए कि सारे था तो पावर में इनके, मैं यही कह रहा हूँ। देखें, कामयाबी और नाकामी का बड़ा आसान सा हिसाब किताब है, ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। मसलन अगर आपके पास पॉलिटिकल विल हो, आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो, जो कि 100% है, जो ये क्लेम करती हैं तीन पार्टियां कि जी टोटल मैंडेट हमारे पास है भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये दो ही चीज़ें होती है ना, बाकी विल और विश होती है। अब दोनों चीज़ें तो हैं, पॉलिटिकल यानी कि पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, लेकिन विल और विश कहीं नहीं नज़र आई। बल्कि हमने ये देखा कि ख़ुद ये पार्टियां जो हैं, जो ख़ास तौर से इत्तेहादी पार्टियां हैं, ये मुलव्विस हैं। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि इनके मिलिटेंट विंग हैं और ये न सिर्फ कब्जा माफिया और ड्रग माफिया और भत्ता माफिया और टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व सारी पार्टीज के हाँ हाँ तीनों पार्टियों को कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ दें। मैं तो एक और बात करता हूँ,
कि इनके वकीलों ने जो दलाइल दिए ना सुप्रीम कोर्ट में वो बड़े इंटरेस्टिंग। पार्टीज के, हाँ, इनके तीनों के वकील खड़े थे ना वहां पे जब बात हो रही थी, तो एक दूसरे पे नंगे इल्जामात लगाए। अब दुनिया की किसी जमहूरियत में ऐसे होता है कि आप मुफाहमत के नाम पे एक इत्तेहाद बनाएं और टोटल एब्सोल्यूट पावर आपके पास हो, और उसके बावजूद वहां पे इस तरीके से गाजर मूली की तरह लोगों को काटा जा रहा है, वहां पे भत्ते लिए जा रहे हैं। पहले एक आध पार्टी लेती थी, अब पता नहीं कितनी पार्टियां भत्ते ले रही हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है इतनी उसकी ग्रिप बाहर निकल चुकी है हुकूमत के हाथों से, यानी कि ग्रुप्स इतने बन चुके हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि उसको ठीक करने की कहीं कोशिश तो दूर की बात है, सिवाय ब्रीफिंग देने के कि ये हो गया, इत्तलात देते हैं जी ये हो गया, इतने नहीं मरे, पिछले महीने कम मरे थे इसमें, तो यार ये कोई बात है? ये आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले कि मैं नबील कबूल साहब के पास जाऊं, मैं जाना चाहूंगा साबिक वज़ीर सिंध जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब के पास। अरबाब साहब को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप पीपल्स पार्टी के जो वजीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन साहब, ऑब्वियसली हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आप पे जो है स्ट्रेट अवे इल्जाम लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में जो 35 कातिल रिहा किए गए वो ऑब्वियसली आपने किए, तो आप जिम्मेदार हैं कराची में एट लार्ज बदअमनी के बकौल पीपल्स पार्टी अरबाब गुलाम रहीम साहब। देखें जी, ये तो इनको फोबिया है, मेरे नाम का जो कुछ भी होता है वो मेरे खाते डालते ही हैं ये लोग, क्योंकि ये तो बड़े फरिश्ते लोग आ गए, इन्होंने कुछ किया नहीं। बात यह है कि 2003 की जो बात करते हैं, 2003 में मैं चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, उस वक्त चीफ मिनिस्टर था अली मोहम्मद मेहर। और फिर अब आज आपने पता नहीं मीडिया पे उसको सुना या नहीं सुना, वो कहता है जी अरबाब गुलाम रहीम मिनिस्टर थे। भाई मैं मिनिस्टर था कम्युनिकेशन का मिनिस्टर कहाँ से जिम्मेदार है पेरोल पे लोगों को आजाद करने का? और फिर कहा है कि नहीं जी वो कैबिनेट मेंबर थे। हाँ, एज ए कैबिनेट मेंबर एज ए होल रेस्पॉन्सिबिलिटी और 100 लोगों पे आती है, उस हिसाब से मैं भी, और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कौन लोग क्रिमिनल रिहा हुए हैं, मेरे जमाने में भी तो नहीं हुए कोई क्रिमिनल लोग। आपको याद होगा, हाँ एक क्रिमिनल मेरे जमाने में रिहा हुआ है, वो है आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जेल में थे और वो रिहा हुए हैं, और उसमें भी मेरी कोई मर्जी नहीं थी। फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट छोड़ा, कैसे नहीं छोड़ा, कौन से केसेस थे मुझे उसका पता भी नहीं है, और मेरे साइन से वो भी नहीं रिहा हुए हैं, और वो रिहा हुए हैं। वो अगर शर्जील मेमन साहब कहते हैं तो मेरा गुनाह है, जो पूरा मुल्क भुगत रहा है इस वक्त में, ये हकीकत है। अरबाब साहब जी, बाकी जो अभी 2008 में जो रहे हुए हैं 200 से ज्यादा, और वो कौन लोग हैं? आसिफ जरदारी साहब जब खुद जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि ये तो इस बात का फख्र करते हैं कि हम 11 साल जेल में रहे। भाई 11 साल जेल में, जेल को अच्छी जगह नहीं है, वहाँ कोई अच्छे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ तो फरिश्ता भी जाए तो क्रिमिनल होके निकलता है। तो 11 साल तो आसिफ जरदारी साहब उनके साथ रहे क्रिमिनल के साथ। आते ही उन्होंने कहा कि मेरे जेल के दोस्त हैं, और उनके जेल के दोस्त, कोई एडवाइजर लगा हुआ है, कोई स्पेशल असिस्टेंट लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक वो नवाब लिगारी है, वांटेड आदमी है वो, जनाब वो आपके चीफ मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट लगा हुआ है जी। वहाँ कोई आदमी बोल नहीं सकता, बोलता है तो अगले दिन घर पे पहुंच जाते हैं, उनको थ्रेट्स आ जाती हैं। तो ये हालात हैं, और मुझे तो याद नहीं कि मैंने कोई पेरोल पे लोग, अरबाब साहब 8-10 साल पहले मैंने छोड़े हैं, तो अभी देखें पेरोल एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसको अगर दोबारा रिन्यूअल नहीं होती तो बंदे को ऑटोमेटिक। अरबाब साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो आपने बात कर दी आसिफ अली जरदारी साहब तो एक सियासी वहां पे थे ना, सियासी कैद भुगत रहे थे सुप्रीम कोर्ट, या मेरी अर्ज तो सुन ले, मैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, कत्ल के केसेस भी थे। आपको याद नहीं जो बात? जी मुझे तो याद है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो आउट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एलिजिडली बनाए गए थे ना, तो वो कराची का अमन तो खराब नहीं करे जरदारी साहब निकल के बाहर। वो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने छोड़ा कराची का अमन, तो मेरे ख्याल में आज भी अगर प्रेसिडेंट बैठे हैं, आप जो सारी बातें कर रहे हैं, सारी हुकूमत तो उनके थ्रू चल रही है, चाहे कराची की हो चाहे इस्लामाबाद की हो। तो उस हवाले से भी आप ये कहें कि हुकूमत उनकी है, सारी मतलब जो उनकी रजीम है, तो कौन जिम्मेदार है फिर? अच्छा, आप मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि मैंने आप पे इस मजीद बात करें, लेकिन नबील कबूल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने हज कर लिया, मुकद्दस फरीज़ा हर मुसलमान को करना चाहिए। उसके आते साथ ही आपको जो है वो ये मुसीबत पड़ी कि इस प्रोग्राम में मैं आपको कराची बदअमनी केस पे बुरी फैसला पूछ रहा हूँ, बजाय इसके कि कोई अच्छी अच्छी बातें होती। नबील कबूल साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है उन्होंने ये कहा कि उनके दौर में तो कोई भी क्रिमिनल नहीं छुटा सवाए आसिफ अली जरदारी साहब के, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि सदर हैं, तो जो क्राइम हो रहा है कराची के अंदर जिसका सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रही है, जो हम खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख रहे हैं,
उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। कराची उनका शहर है, उनकी जगह है, वहां पे वो रहते हैं, आपकी हुकूमत है वहां पे कायम। किस तरह मुबर्रा हो सकते हैं आप इस इल्जाम से नबील कबूल साहब, इनएफिशिएंसी, मुजरिमाना गफलत? देखिए कामरान, सबसे पहले तो मैं अरबाब साहब को ये कहूँगा कि दो किस्म के सियासतदान होते हैं। एक वो होते हैं जो अवामी होते हैं, वो 11 साल जेल में रहते हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब जेल में, उनको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मुशर्रफ की ही रिजीम में तकरीबन 10 दफ़ा ऑफर्स हुए कि आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें और हम आपको जेल से निकालते, लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज किया और वो जेल में रहे 11 साल झूठे केसेस पे, जिस पे ये अरबाब साहब कह रहे हैं कि जी क्रिमिनल चार्जेस, कत्ल के चार्जेस, वो झूठे सारे केसेस पे 11 साल बैठे। और जहां दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन है अरबाब गुलाम रहीम साहब जैसे, जो एमपीए इलेक्ट होकर सिंध असेंबली में भी नहीं आ सकते हैं, अपने हलके में भी नहीं जा सकते, अपने मुल्क में भी नहीं रह सकते और मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये उस तरह के लीडर होते हैं जो एक डिक्टेटर के गमले में पलते हैं और वो फिर जो है समझते हैं कि अब वक्त आ गया हमारा दोबारा आने का, दोबारा कोई डिक्टेटर आएगा, दोबारा हमें आने का मौका मिलेगा और हम बैकडोर चैनल से अवाम की सियासत नहीं बल्कि बैकडोर चैनल करके हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे। तो ये दो किस्म के मैं समझता हूं पॉलिटिशियन है हमारे मुल्क में। जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब रहे 11 साल जेल में, उनके ऊपर एक वो सियासी केसेस थे, आज तक कोई प्रूफ नहीं सर, उससे आगे आ जाए। अब जब बताएं कि अरबाब गुलाम रहीम ये बात सवाल का जवाब दें कि इनके दौरे हुकूमत में कितने जो है वाकया हुए हैं। मैं आपको मिसाल दूं, 12 मई का जो वाकया हुआ है इनके दौरे हुकूमत में हुआ, जब मुशर्रफ ने अपना मुक्का दिखाया और वो मुक्का, आज वही मुक्का दिखाने वाला जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता है, साथ में उसके ही चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आ सकते। वो मुक्का दिखाने वाले कहां गए? क्योंकि ये अवाम के लोग नहीं थे, इन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, इन्होंने लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं। आप ये कह रहे हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब उसमें मुलविस थे, लोगों पर गोलियां चलाने में, या मुशर्रफ साहब मुलविस थे? सारे मुलविस थे। देखें, मैं बिल्कुल अरबाब, मैं खुद, मेरे पर गोलियां चली हैं 12 मई को, मेरे ऊपर जो है वहां पर कंटेनर खड़ी करके शारे फैसल के ऊपर हमारे जो है जुलूस के ऊपर गोलियां। उस वक्त कौन था चीफ मिनिस्टर? अरबाब साहब थे। क्या किया अरबाब ने? अरबाब साहब जवाब दे नबील कबूल साहब की बात कर। नहीं, मैं इसका नहीं, मैं दूसरे वर्जन पे भी आता हूँ। अच्छा अरबाब साहब एक मिनट ठहर जाए, नबील साहब पहले कंप्लीट कर ले सर। मैं समझता हूँ, एक मिनट कामरान साहब, एक मिनट, अरबाब साहब एक मिनट जरा कंप्लीट कर। लेट मी कंप्लीट। जी करें। देखें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज के दौर को और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मसला हल नहीं होगा। कराची सबका शहर है, कराची सिंध का नहीं बल्कि पाकिस्तान का शहर है और कराची इज ब्लीडिंग। इसमें हम एक दूसरे पे जो है पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी हम फरिश्ते हैं, वो शैतान है, या वो कहें जी ये मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। ये तो अरबाब साहब ने बात शुरू की तो मैंने इनका जवाब दिया। मैं कहता हूं कि ज्वाइंटली जब तक ये मसला हल नहीं हम बैठ के करेंगे, और जो स्टेक होल्डर्स है कराची के, आपको मैं आज बता दूं कि कराची के अंदर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, कराची के अंदर रॉ काम कर रही है। कराची की ये मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूं साउथ वजीरिस्तान से ज्यादा डेंजरस सूरत हाल है, बलोचिस्तान से ज्यादा डेंजरस सूरत हाल है कराची के अंदर। कराची के अंदर डेली 15 लोग मारे जाते हैं। मुझे बता वजीरिस्तान में कितने लोग डेली मारे जाते हैं, मुझे बता बलोचिस्तान में कितने लोग हैं। मैं आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि हुकूमत सिंध मेरे पास है और आप जो है वो यहां पर है। मतलब ये तो अजीब सी बात होगी ना सर। मतलब आप नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको रियलिटी आवाम सुनना चाहती है। मैंने 5 पिलर है कामरान, नहीं मजलूम है भाई, 5 पिलर हैं आपके, 5 पिलर्स है पाकिस्तान के अंदर, जो के स्टेक होल्डर्स हैं, जो के आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं है। कौन है 5 लोग, 5 इंस्टीट्यूशन? एक आपकी गवर्नमेंट आती है, एक आपकी जुडिशरी है, एक आपकी स्टैब्लिशमेंट है, एक आपकी मीडिया है और एक आपकी जो है लॉ। नबील साहब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, पूरी तरह आ गया। मुझे अब जरा 1 मिनट दीजिए मेरे अरबाब साहब, आप लोग रिस्पॉन्ड करना है, उसके बाद मैं आगे चले के चलो प्रोग्राम को। बस मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। जवाब दे। पहली बात तो नबील कबूल साहब अभी जो बोल रहे हैं ना, वो भी बेचारे डर से बोल रहे हैं, वो लियारी जा नहीं सकते। वो पहले किस जमाने में डरने की वही जरूरत है। मैं तो फिर भी लियारी जाता हूँ, कराची बैठा हूँ। आप तो कराची नहीं है, आप तो पाकिस्तान नहीं आ सकते। अब इनको चुप कराएं। अच्छा पाकिस्तान नहीं आ सकते। नबील भाई अब ये बोलने, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा। नहीं आ सकते जी, इनके क्रिमिनल्स की वजह से हम नहीं आ सकते। और इन्होंने ही हमला कराया था मेरे पे असेंबली में
उन क्रिमिनल्स पे हमला करवाया था, इसी वजह से मैं मुल्क से बाहर बैठा हूँ। नबील गफूर साहब गफ्फार कुरैशी के थ्रू मुझे 10 मैसेजेस उस वक्त भी भेजते थे, अभी भी भेजते हैं कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ूंगा। ये बता दूं आपको, या अगला इलेक्शन पीपल्स ये आपको गफ्फार कुरैशी ने फिर झूठ बोला है। इसका मतलब गफ्फार कुरैशी ने आपको झूठ बोला है। वो अपनी तरफ से आपको खुश करना चाह रहा होगा कि ताकि दोबारा अगर आप कोई डिक्टेटर के अंदर आए तो आप उसे टिकट ले। अच्छा नबील भाई, वो आपका पॉइंट बिल्कुल। अच्छा अरबाब साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि ये बात तो किसी तक सही है ना कि मुशर्रफ साहब के दौर में लोगों में गोलियां चलती रही, 12 मई का वाकया हुआ, उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, आपकी हुकूमत कायम थी, जो जिस पर नबील साहब कह रहे हैं जी। उस वक्त का होम मिनिस्टर जो इनके साथ अभी बैठा है, उस वक्त की पार्टी जिसने एहतजाज किया उनके साथ तो ये बड़े याराना हैं उनके। और अभी जो है ना सारे किस्सा, जो 12 मई का किस्सा हुआ जिस पार्टी की वजह से, वो तो इनके साथ बैठी हुई है, उसका तो नाम ले नहीं सकते। आज आप मान रहे हैं ना? नहीं, पहले नहीं मानते थे ना आप अरबाब साहब, आप आज मान रहे हैं। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। ठीक है। अच्छा मुझे एक ब्रेक पे जाना है अरबाब साहब, आप मेरे साथ रहेगा, नबील साहब भी साथ है, मुशाहिदुल्लाह साहब भी साथ है। और जब वापस आऊंगा तो पहला सवाल मुशाहिदुल्लाह साहब से है कि जो नबील गफूर साहब ने कह दिया, ये तो बड़ा इजी सा बात होगी ना, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इस पर जरा बात कर लेते हैं कि हर चीज इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी की तरफ जारी है और मजीद बातें होंगी कराची के हवाले से। व्यूअर्स, प्रोग्राम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक तो मैं बता दूं कि मुझसे लोग ये पूछ रहे हैं कि MQM नहीं आई। कमर मंसूर साहब जो है MQM के जो कोऑर्डिनेट करते हैं गेस्ट को, उनको सुबह से पैगाम भिजवा दिया गया था आज के प्रोग्राम के हवाले से। ये उनकी अपनी कोई मजबूरी थी या मर्जी थी कि वो यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज ऑब्वियसली MQM मेन स्टेक होल्डर है और उनको आना भी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए। तो वो नहीं आए। कमर मंसूर साहब की इस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, हो सकता है मसरूफ़ बहुत हो कमर मंसूर साहब या MQM के लोग सियासी लिहाज से। प्रोग्राम वापस आते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, बात की नबील गफूर साहब ने, मेरे लिए बड़े छंबे की बात है, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है और हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, हमने 4 साल बैठ के बड़ा कुछ किया है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, अरबाब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कामरान जो कहा, एक तो आपने मुझे क्लैरिफाई करने नहीं दिया। जी कर लें। मैंने जब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ना हम कुछ नहीं, मैंने कहा कि असल प्रॉब्लम क्या है, लोगों को उसकी तरफ आना चाहिए कि हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं। ठीक है, ये असल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया पांच जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, ठीक है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी मीडिया, आपकी जुडिशरी, सबको नीचा दिखाने के लिए सब सोचते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। और मुझे बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कौन सी नई बात की है। ठीक है, ये बातें तो सबको बच्चे को पता है। ये तो मुशाहिदुल्लाह साहब सबको पता है, इसमें तो प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए आज। जी मैं अब इनसे आपका पॉइंट बिल्कुल आगे। प्लेट के गाड़ी को पकड़ा जाए तो ये मसला। तो आप सवेरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वही, सर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जो है वो अहाता नहीं कर रहा पूरा इस प्रॉब्लम को, आप ये कह रहे हैं? कामरान साहब, आप मुझसे पूछें कि जी आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है, तो मैं आपको बताऊं। मैं भी आता हूं, लेकिन आप मुझे सर ये बता दीजिए सरे राह चलते चलते कि ये जो फैसला है आपके नजदीक, इसने कॉम्प्रिहेंड ही नहीं किया कराची की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, आप ये कह रहे हैं? यस और नो में सर आप ये कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि ये तो फजूल। जी मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दी है, ये जो भी उनके जो ऑर्डर्स आए हैं, उसमें आप मुझे बताएं कौन सी नई बात की है कि जी आप पुलिस के अंदर जो है। सर आप ये कह रहे हैं कि नई बात नहीं की तो फजूल बात की है, मतलब क्या की है उन्होंने? मतलब उन्होंने अपने हिसाब से फजूल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, वो एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। आप मुझे बताएं, मैं गवर्नमेंट आप अपोजिशन है। नबील भाई मैं आपको अभी आ रहा हूं वापस। ये जी मैं आपकी बात में भी जी देखें, असल में बात इतनी ज्यादती की बात है कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा 5 साल बाद ये हमें बातें सुना रहा है कि जी इंटरनल और एक्सटर्नल और फलाना और 12 मई में कोई ये हुआ, वो जो भी हुआ था वो बुरा ही हुआ था ना। और इनके ऊपर भी गोलियां चली थी, हमारे ऊपर भी गोलियां चली थी। अगर इस बात का रियली इन्हें अफसोस है कि 12 मई को, तो 12 मई का जो असल मुल्जिम था उसको तो आपने भेज दिया ना, उसे पकड़ लेते। अब नहीं पकड़ा तो 12 मई की आप बात कम से कम ना करें, कोई और करे तो अच्छा है। ठीक है। तो इसके अलावा असल इस वक्त लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने 4.5 साल किया क्या है, आपने कितने लोग पकड़े, ये जो दिन ब दिन खराब बद से बदतर होती जा रही है ना, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है?
सुप्रीम कोर्ट तो सो मोटो एक्शन के तहत मुख्तलिफ जगहों पे जारी, ये खुद कहते हैं, बल्कि इनके वजीर आजम कहते हैं जी अदालतें खुली है, अदालतें चले जाएं, अपना तो कोई काम करना नहीं। मतलब कभी आप बता देते हैं कि जनाब खुद कुछ हमला आवर आ रहे हैं, कभी कहते हैं तालिबान आ रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले तक इनके चीफ मिनिस्टर जो सिंध थे वो कह रहे थे कोई तालिबान नहीं है, ठीक है, अब वो भी कहना अच्छा भाई हैं। आप ये बताइए कि आपने किया क्या? इनका आईजी सिंध पता है क्या कहता है? अभी चंद दिन पहले उसने क्या स्टेटमेंट दी? वो तो कहा सब ठीक चल रहा है। नहीं, उसने कहा कि 254 वो पुलिस वाले जिन्होंने ऑपरेशन किया था लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के लिए, उनको मार दिया गया और कोई पूछने वाले नहीं है। ये बात भी सही। असल मसला ये है वहां पे सियासी तसल्लुत है, और कराची के पहले कुछ एरिया इफेक्टेड थे, अब समेत लियारी के, बल्कि शायद लियारी के हालात सबसे ज्यादा खराब है। हर जगह वहां पे हाल ये है कि एक रात के लिए 1-2 हज़ार रुपए कलेक्शन कोफ जो है किराए पे मिलती है कि जाए डाके मारे और सुबह आगे जमा करा दें, ठीक है, ये भी हो रहा है वहां पे। ताजर जो है वहां के जो मौजूद बड़े अरसे से भत्ते दे रहे हैं और कहते भी नहीं कि हम दे रहे हैं, ठीक है, चुप थे, इस मौजूदा हुकूमत की ओपनली हिमायत करते रहे हैं वो हर सतह पे। आज वो इतने तंग पड़ गए हैं कि उनके 100 बच्चे जो हैं और ताजर अगवा कर लिए गए हैं। हर 6-7 पार्टियां ऐसी हैं जो वहां पे उनसे भत्ते लेती हैं और वो अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आप हमें ये कहानी अगर सुनाएंगे कि जनाब ये हुआ था, भाई आसिफ जरदारी साहब की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सुन ले मेरी बात, अब ऐसे ना करें, आप उस पे नहीं जाए 12 में। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि एक दूसरे पे आप इल्जाम लगाएं। नहीं, आप चाहते भी नहीं और फिर इल्जाम भी लगा देते हैं ना आप। असल में आपकी तरीका वारदात जो है ना, ये बच्चा भी समझ जाता है कि आप बात भी कर जाते हैं और फिर चाहते नहीं है। भाई चाहते नहीं है तो फिर बात ना करें, बात करने के बाद तो ये ना करें ना। आप फिर दोबारा पीछे आप चले एक जाते तरफ कह रहे हैं अभी 2004 में आसिफ हैं। जरदारी साहब परवेज मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके जेल से बाहर निकले थे ना, और आप कह रहे हैं वो बड़े सियासी आदमी साहब ने मुआहदा नहीं किया था। अब इस वक्त जिम्मेदारी किसकी है? जरदारी साहब की है या नहीं? परवेज मुशर्रफ जरदारी साहब तो कोई सियासी आदमी नहीं थे। लीडर जो है वो जरदारी साहब की कोई पॉलिटिकल मुशर्रफ से मुआहदा करके 10 साल के लिए चले गए और आसिफ जरदारी ने जो मुआहदा नहीं किया वो 11 साल जेल में रहे। की बात करें 2004 में जो जरदारी ने किया किस लिए? हमारा और जरदारी पे आज तक कोई सियासी केस नहीं बना। आप लोग सियासत नहीं जरदारी करेंगे। साहब पे जितने केस बने, क्रिमिनल केसेस बने, करप्शन के केसेस बने, किसने बनाया? कोई आज तक किसी तारीख में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। आप मुझे बताएं किसने बनाया? इस मुल्क में आप 10 बताएं ना, जब आपके लीडर पर केस बन गया तो आपका लीडर भाग गया मुल्क छोड़कर। साहब अभी हज करके वो तो नहीं भागे ना, अभी ख्याल करें। आज मैं सच्ची बातें आज जब कह रहा हूँ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको भी बोलना नहीं। अच्छा, ये कंप्लीट कर ले मुशाहिदुल्लाह साहब, नबील साहब फिर मैं आता हूँ। नहीं, मैं आप कंप्लीट कर ले, फिर नबील साहब का पॉइंट कंप्लीट कर रही है, सुने तो सही ना। कर ले मतलब हज करके आदमी में तहम्मुल पैदा होता है। इन्होंने पता नहीं कौन सा अभी उनका वो भी खून में जोश है, कोई बात नहीं, कैसे कोई बात। मैंने वहां पे शैतानों को कंकरियां मारी हैं और सोचा जो है ना दिमाग में वो शैतान इधर बैठे हैं आपके पास। पैदा करे ना, हज ये खाली हजूर यानी हज करने के लिए नहीं होता। 2 शैतान जो आपने, बात ये है, ठीक है, मैं जाता नहीं अभी। देखें हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। हिस्ट्री ये है कि सियासी किसी तरीक में अगर जरदारी साहब का कोई रोल रहा हो, जनाब बेनजीर ने कभी कोई सियासी उनको रोल दिया हो? कभी भी नहीं दिया। ठीक तो है, करप्शन केसेस ही बनने थे ना भाई, क्रिमिनल केसेस ही। यार इधर कराची सदर बन गए हो रहा है तो आप आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब पर। सुने ना, मैं कह रहा हूँ वो जिम्मेदार हैं आज, जिम्मेदार हैं जी। बेनजीर के पंजाब में कौन जिम्मेदार है? में सदर बन गए। पंजाब में कौन जिम्मेदार है? चीफ मिनिस्टर आपका पंजाब में, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत है? मुशाहिदुल्लाह साहब सच्ची बात कर रहे हैं। अब आप 5.25 साल बाद हमें कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब यूं नहीं है तो इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो आप कर क्या रहे हैं 5.25 साल से? आप इस मुल्क में महंगाई आप जिम्मेदार है, पंजाब में लोड शेडिंग आप जिम्मेदार है, इस मुल्क में बेरोजगारी है आप जिम्मेदार है, रोटी कपड़े मकान के नारे लगाते हैं आप। ठीक है, आप क्या भुट्टो की तालीमात को भूल गए? आप सब माल कमाने के लिए आए? हम नहीं भूले। आप नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत का बताएं पंजाब के अंदर क्या रोल है लॉ एंड
ऑर्डर का? और उनकी कैबिनेट ने क्यों लूटा इस मुल्क के लोगों को? मुझे आप इस या सवाल का कराची जवाब के दें। इशू को आप छोड़कर आप आसिफ अली जरदारी साहब पर आ रहे हैं। लियारी में आप आसिफ जरदारी पर आ रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ को पूछूंगा कि उनकी हुकूमत ने क्या किया है। सकते बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। लियारी में आपने घुसकर लियारी के अंदर जाके वहां पर लोगों को वरगलाने की कोशिश की, वहां से जुलूस आपके पीएमएल मीम के लोगों ने निकाल के मेरे लियारी के लोगों को मरवाया। आप लोगों ने साजिशें की, आप लोग ने वहां पर नेशनलिस्ट पार्टियों को बेचकर वहां पर जलसे करवाए। आप लोग जो साजिशें वहां पर की वो सबको पता है। आदमी है लियारी से। राइट, आप इलेक्टेड, मैं इलेक्टेड, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको दावत देता हूं। आप कहते हैं लियारी, मैं आज आपको इतनी बड़ी बात बताऊं, आप लोग लियारी करते हैं। सबसे कम इस वक्त किलिंग जो हो रही है, टारगेट किलिंग वो लियारी में हो रही है। सबसे ज्यादा लियारी के बाहर इलाकों में टारगेट किलिंग हो रही है। आपने अच्छा, अब मैं आप उनसे बात, आप ये बताए ना, आप कराची के रहने वाले हैं, आप पंजाब से सेनेटर इलेक्ट हुए लेकिन हैं तो कराची वाले। आप बताएं कि लियारी में ज्यादा क्राइम है या लियारी के बाहर के इलाकों में ज्यादा क्राइम है? आप आज सच्ची बात जहां पे भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप इलेक्टेड कहां पर है ज्यादा क्राइम? लोगों ने आपको वोट दिया था। कितने नहीं, कितना आप बताएं लियारी में कितना क्राइम है? लियारी में रोजाना कितने लोग मर रहे हैं और लियारी से बाहर कितने लोग मर रहे हैं? आपको कोरंगी नजर नहीं आती, आपको लियाकत नजर नहीं आता जहां पर रोज 15 लोग मारे जा रहे हैं। आप बताएं, आप कंपेयर करें लियारी में कितने लोग मारे जाते हैं और बाहर इलाके में कितने लोग मारे जाते हैं? ठीक है, अच्छा सर एक मिनट मुशाहिद साहब एक मिनट, नबील साहब एक मिनट, अरबाज गुलाम रहीम साहब मेरे अपने हैं, हम दादरसी कर रहे हैं। नबील साहब, आप लोग सियासत जो है ना, साजिशी सियासत छोड़ दें। आप पंजाब की जो है वो रायवंड की सियासत करें, आप लियारी को छोड़ दें। आप लोग जीटी रोड की सियासत करें, आप लोग लियारी को छोड़ दें। माफ करें, लियारी को बाहर और इलाके हैं लियारी के जहां पर क्राइम बहुत है, उन इलाकों की बात करें। आप मुझे बताएं, आप लालू गेट जाए, लालू गेट से आप जिंदा सलामत वापस आ जाए, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम देता हूं। लेकिन नबील साहब ये कोई क्रेडिट की बात तो नहीं आपकी हुकूमत के लिए कि लालू कैसे वापस देते रहेंगे? आप अभी आपको मुझे लग रहा है नई नई कंकरियां पड़ी हैं वहां पे हज पे। मैंने कंकरियां मारी है सोचकर दिमाग में, जो छोटा बीच वाला शैतान था ना, वो दिमाग में मैंने सोचा था वो कौन है, वो नाम नहीं लूंगा मैं अभी। अच्छा चले, अब इसको हज के जितने भी मराहल को साइड पे रखते हैं, क्योंकि हज का फरीजा जो है वो मिन जानिब अल्लाह होता है, उसको साइड पे दुनिया में वापस आते हैं, दुनिया में, कराची की दुनिया में। अरबाब गुलाम रहीम साहब, आप सुन रहे सारी गुफ्तगू, एक तो आपने मुझे जी रिस्पॉन्ड कर पार्टी वालों का तरीका है कि दूसरे को बात ही ना करने दो, तो फिर क्या बात करें यार? हम जब बात करते हैं तो बीच में से तो बोलना शुरू हो जाते हैं। इनका तो तरीका ये, या औरतों को भेजते हैं डिस्कशन में जिनके साथ बंदा बात नहीं कर सकता, या इस तरह के लोग आते हैं कि जो दूसरे को बात ही नहीं करने देते। इनसे पूछें कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया वजारत से, और ये खुद चीखते फिर रहते हैं कि मुझे कोई मार देगा। ये आप अगर चैनल्स पे देखें, इनके अपने वो होते थे कि मुझे कोई मरवा रहा है, मुझे कोई मार देगा। रहमान डकैत, मुझे पता इस बात का कि इनका खास बंदा था, इनसे नाराजगी हुई, वो खुद सरदार बन गया, इसको बाहर निकाल दिया लियारी से। अभी तो लियारी से इलेक्शन, तो क्या ये जा नहीं सकते लियारी में? तो किस बात की बात कर रहे हैं यार? आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरबाब साहब, नबील कबूल तो आज का टॉपिक, अब ये बताइए, कहते आप मेरे पीछे पड़ा, लियारी मेरा घर है। लियारी और नबील गबोल और गबोल का जुदा नहीं हो सकते हैं। अरबाब साहब की बात, अरबाब साहब की बात, थर पारकर को छोड़कर क्यों भाग गए? आप थरपारकर जा सकते हैं अरबाब साहब, आप थरपारकर से अनअपोज्ड इलेक्ट होने वाले कभी हुआ करते थे, आज आप थरपारकर जा सकते हैं। अच्छा नबील भाई एक मिनट, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी टेलीफोन पे लाइन है तो वो उनकी आवाज दे रही है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। जी अरबाब साहब क्विकली खत्म कर दे, मैंने ब्रेक पे जाना है। फिर देखें जी, इनकी क्या बात करें, ये बात तो करने देते नहीं किसी को, ये धूल उड़ा के, और जब कोई बात आप मुझ पर हमला करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा क्या? आपको टाइम देंगे उन पे हमला करने का, आप टेंशन ना लें। तो कौन सी बात है, बहुत ज्यादा हज करके आए, बड़ी टेंशन है, बड़ा कोई बात नहीं, हजों को रियायत देनी। अच्छा अरबाब साहब, हज तो इसके तो करीब से नहीं गुजरा, ये ठीक है शैतान को कंकरियां मारना होती है, खुद अपने चले बात की और चलेगी। एक जो मुझे छोटा शैतान था ना, जो मैंने दिमाग में सोचा था, वो आप ही का लीडर था। जख्मी हालत में आए वहां पे। अच्छा चलें जी, अब ये इस पे जातियात पे बात आ गई। बीच वाला शैतान था ना, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। और दोबारा मैं बता दूं व्यूअर्स को कि कमर मंसूर साहब को हमने कहा था एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन आज होनी चाहिए थी, क्योंकि कराची के मेन स्टेक होल्डर हैं और कराची को होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने या तो मसरूफियत की वजह से या किसी वजह से भी आज रिप्रेजेंटेशन दी। वासिफ जलील साहब इससे पहले हमारे लिए हमेशा ही गेस्ट अरेंज हुए हैं,
अब की दफा पहली दफा ऐसा हुआ एमक्यूएम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, इसका मुझे बड़ा दुख है कि आनी चाहिए थी। इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कराची के इशू के ऊपर एमक्यूएम क्यों नहीं बुलाया, तो ये जिम्मेदारी कमर मंसूर साहब और एमक्यूएम के ऊपर ही जाती है कि उन्होंने अपना कोई बंदा आज फारिग नहीं था जो यहाँ भेज सकते, टेलीफोन लाइन पर भी अवेलेबल नहीं था। ब्रेक में वापस आते हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, डिस्कशन से मुझे लगा ऐसे कि हर चीज़ का मुद्दा जो है ना वो डाल दिया था आसिफ जरदारी साहब पे। वो है फिगर हेड, वो सिंध की गवर्नमेंट तो नहीं चला रहे, कराची का मसला जो है वो उन पे क्यों हम डाल दें? नहीं, अगर वो नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? उनका नुमाइंदा चला रहा है। और रोज़ कराची में बैठ के जो फैसले करते हैं, वहाँ के वज़ीर वो लगाते हैं, वज़ीर आला वो लगाते हैं, अपनी जो उनकी सिस्टर हैं फरियाल तालपुर और उनके जो अवैस टप्पी साहब हैं, उनके सौतेले भाई, वही चला रहे हैं ना। उनके चलाने का मतलब जरदारी साहब चला रहे हैं, पार्टी चीफ वही हैं, पावर सारी उनके पास है, डिफेक्टो पावर भी उनके पास है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो चुका है। लेकिन अब बात देखें ना, मुझे अफसोस हुआ नबील गबोल पे कि मियाँ साहब पे उन्होंने इस तरह से अटैक किया। मैंने एक मजाक की बात की थी, मैं नहीं कहूँगा जरदारी साहब को कभी भी डेवल, इसलिए नहीं कहूँगा। सुन ले मेरी बात पूरा, मेरा जुमला सुन ले, मेरा जुमला सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी पूरी बात सुने, फिर आप इल्जाम लगा रहे हो ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुने तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने शैतान आपके लीडर को नहीं कहा था, अरबाब गुलाम रहीम के लीडर को कहा था। आप मेरी बात सुन ले, मैंने अरबाब गुलाम रहीम के लीडर को शैतान कहा था, मुशर्रफ को कहा था। अच्छा सुन ले, अब नहीं आप क्लेरिफाई पहले करें, मैंने आपके लीडर को, आपके लीडर को नहीं कहा था। अच्छा आपने नहीं कहा, मैं उसके बावजूद अगर कहा भी है तब भी नहीं कहूंगा जरदारी साहब को, इसलिए कि वो डेवल माइंड कर जाएगा। मैं नहीं कहूंगा उनको कभी डेवल माइंड कर जाएगा। हाँ। अच्छा, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा। सर ये ज्यादती कर दी जरदारी साहब। देखो ना, बात ये है, मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं कि 4.25 साल मुफाहमत की सो कॉल्ड पॉलिटिक्स जिसने इस मुल्क और कौम को डुबो के रख दिया है, ठीक है, बैन अल-अक़वामी सतह पे कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। हमारा 3 सूबों में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हर सतह पे, ठीक है। और करप्शन करने वाला कोई आम आदमी नहीं है। कभी वजीर आजम हाउस से उसका ताल्लुक होता है, कभी प्रेसिडेंट हाउस से ताल्लुक होता है। ओगरा में एक आदमी 83 अरब रुपए खा के भाग जाता है और वो गवर्नर हाउस में छुपता है जाके। इसका कौन जिम्मेदार है? जरदारी साहब नहीं है तो और नहीं है, वरना वो छोड़ दे पार्टी को। वैसे कामरान बड़े अफसोस की बात है, रियल इशू से हट गए। बात सुन ले, बात सुन ले। असल में एक तो आपको बीच में बोलने की बड़ी आदत है। मैं आता हूँ रियल इशू में दोबारा। ये बीच के आदमी का किरदार छोड़ दे, आप अच्छा है आपके लिए। हम कराची को डिस्कस कर रहे हैं, कराची को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? सर गवर्नर साहब की कराची में ये पिछले ओगरा चले गए यार। ओगरा क्या है? ओगरा किसको कहते हैं? सर कराची, जब कराची आएगा तो गवर्नेंस की बात, कराची में लोग मर रहे हैं, कराची की बात मर रहे हैं तो आप मार रहे हैं ना भाई, आप जिम्मेदार हैं, हम तो नहीं है जिम्मेदार। या ये कामरान साहब जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं। हम आपको बताएं। अच्छा मैं अगर अरबाब मैं जिम्मेदार है उसका, वो आपने तो कह दिया इंटरनेशनल कॉन्ट्रोवर्सी। अरबाब गुलाम रहीम साहब इन बुरे तरीन हालात में कि आप आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, कराची के जो हालात हमारे सामने हैं, आप खुद आएंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने? जी, जब इलेक्शंस आएंगे हमें उम्मीद है कि न्यूट्रल कैटेगरीज आ जाएंगी, वरना तो इस वक्त जो आपके आईजी साहब बैठे हैं, हमारे जमाने में रिपोर्ट थी कि वो शोएब खान के साथ अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व थे। अच्छा, इस तरह के लोग जो आईजी बैठे हों, इनके सारे क्रिमिनल्स इन्होंने पेरोल पे छोड़े हुए हों, इनके चीफ मिनिस्टर हाउस में प्रेसिडेंसी में सारे क्रिमिनल्स बैठे हों, स्पेशल असिस्टेंट बने हों, आप रिकॉर्ड देखें उनके। अरबाब साहब सियासत में जो डर गया वो समझो मर गया। रिकॉर्ड देखें किस बात में इन्वॉल्व, और अभी स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर आप देखें बिलाल शेख कौन है। ये जैसे ये टप्पी और फरियाल तालपुर का यही गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहाँ चीफ मिनिस्टर बेचारा चला रहा है, वो तो छुपा हुआ कोने में एक में पता नहीं कहाँ, वो कहाँ गवर्नमेंट चला रहा है, गवर्नमेंट तो ये लोग चला रहे हैं। राइट। तो उस सूरत हाल में जो है ना, कौन सा इलेक्शन सिंध में अभी तक बताएं कौन सा कोई फेयर इलेक्शन उन्होंने होने दिया है? अभी नौशर और फेरोज का इलेक्शन हो रहा है, वहां आप पूछ लें जतोइयों से कि क्या सूरत हाल है, अफसर सारे तब्दील, ये वो क्रिमिनल लोगों से हमले कराने के प्रोग्राम बने। उनके जफर अली शाह जो उनके खुद MNA थे, उनकी चीखों पुकार सुन रहे हो, क्या कह रहा है? ठीक है, अच्छा आदमी है, फेयर आदमी है, क्या कह रहा है? तो ये नबील गबोर साहब भी खुद अपने डर से जो बोल रहे हैं ना, इनके पीछे गन रखी हुई है। मेरे को किस चीज का डर है अरबाब साहब? आप बार बार डर तो आप दिखा रहे हो, आप कह रहे हो भाई मैं नहीं आऊंगा,
क्रिमिनल्स हैं, नबील गबोल ने क्रिमिनल पाले हैं, वो मुझे मारेंगे। आपने शुरू में कहा, अभी आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स हैं, मैं नहीं आऊंगा, मैं इलेक्शन। डर तो आप रहे हो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं तो कराची में बैठा हुआ, आप दुबई में बैठे हुए हैं। बयान दिए थे कि मुझे कोई मार रहा है, तुम्हारे बयान नहीं थे? तुम्हारे मीडिया पे बयान नहीं आए? मैंने आज से 2 साल पहले ये बयान दिया था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि साउथ अफ्रीका से 3 जो है वो हिटमैन आए हैं जिनको टारगेट मेरा दिया गया था। वो कौन थे? अच्छा नबील गबूल साहब, एक बात बताइए, हालात इतने खराब तो हैं कि आपका जो अपना हल्का है लियारी का, उसके अपने हालात खराब है। अब आप कामरान सोचें कि अरबाब साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या क्रिमिनल्स है, तो मुझे बताएं कि अगर वो इतने डरते हैं तो फिर सियासत। लेकिन नबील साहब, मैंने पूछ रहा तो आपसे है ना, हुकूमत में तो आप हैं ना सर। बेनजीर भुट्टो साहिबा को डराया गया था कि वो आएंगे, उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो वो डर के मारे नहीं आती। लेकिन उन्होंने कहा मेरी बेनजीर जान की बेचारी परवाह जब नहीं है, कत्ल हुए वो थे सारे आई, भाग गए वो थे, बेनजीर शहीद सारे हो भाग गई, गए थे। वो डरी यूनाइटेड नेशन नहीं। की या रिपोर्ट आप में भी सियासत लिखा है। करें या आप डर के लेकिन नबील गबूल साहब, 4.5 साल में अगर आपने भी हालात चेंज नहीं किए तो फिर आप में और मुशर्रफ साहब की हुकूमत में क्या फर्क था? मुशर्रफ साहब की लेगेसी है, फर्क कुछ भी नहीं था। जी नबील साहब, जी नबील साहब, जी ये एनआरओ की हुकूमत है। नबील साहब, क्या फर्क रहा फिर आप में और मुशर्रफ साहब की गवर्नेंस में? कोई फर्क नहीं है। अगर बेनजीर भुट्टो वाले हालात ये भी हैं। जी वो शेर था, ये सवा शेर है। साहब नहीं, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट था हर तरफ से। हमारी गवर्नमेंट को जहां से सपोर्ट मिलना चाहिए था, सपोर्ट नहीं मिला। कहां से नहीं मिलना चाहिए था आपको? कहां से नहीं मिला आपको? जहां जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, किसी क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। किस क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन हुआ, जरा बताएं तो सही भाई, किसके खिलाफ एक्शन किया? कितने लोग पकड़े हैं, किसके खिलाफ एक्शन किया? सही ना, सुने क्यों? आप नहीं सुनते तो हम क्यों सुने भाई? आपने तो पीएमएलएन में आ जाना, आपने कुछ महीना पहले कोशिश भी की थी पीएमएलएन में आने की। शैतान कराची ये तो पार्टी में रहेंगे नहीं, जब टिकट भी नहीं मिलना तो हम नहीं आसरा देना ना इनको। कराची में शैतान है, कराची के अंदर सिर्फ बहुत शुक्रिया। वहां कोई क्राइम नहीं हो रही है। पंजाब में तो आज का ये प्रोग्राम था, आज का ये प्रोग्राम था। ऑब्वियसली पंजाब में इसलिए हम इससे बात करें, पंजाब में लिसानियत की बुनियाद पर टारगेट किलिंग अभी तक शुरू नहीं, खुदा ना खास्ता शुरू ना भी हो कभी। कराची का मसला जो है उसमें मेन स्टेक होल्डर्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ आज के प्रोग्राम में एब्सेंट रहे। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि हमने कमर मंसूर साहब से कहा था, एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं भेजी आज के इस प्रोग्राम में, वजूहात से उन्हीं को पता है। कराची का मसला नई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इलेक्शन ईयर है, इसमें हम मजीद एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से। 4.5 साल में कुछ नहीं हो सका, तो अब मजीद आखिरी 2, 3, 4, 5 माह में क्या तवक्को रखी जा सकती है? आगे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे कल इंशाल्लाह।